अगर कोई लड़की मिट्टी खाने लगे, दीवारों को काटने लगे, बाइबल देखते ही चीखने लगे और एक साथ 6 अलग-अलग आवाज़ों में बात करे, तो आप उसे क्या कहेंगे? मेंटल पेशेंट या पजेस्ड? एनालिस माइकल का नाम आज भी दुनिया के सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग रियल पोजेशन केसेस में लिया जाता है। लेकिन इस कहानी का डर सिर्फ एक्सॉर्सिज्म नहीं, बल्कि उस धीरे धीरे टूटती हुई लड़की से आता है जो कभी बिल्कुल नॉर्मल थी। 1952 में जर्मनी के एक छोटे से गांव में पैदा हुई एनालिस एक सिंपल, रिलीजियस और पढ़ने में तेज लड़की थी। उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट कैथोलिक थे और उसकी ज़िंदगी डिसिप्लिन, प्रेयर और रूटीन से भरी हुई थी। कोई बुरी आदत नहीं, कोई किसी से दुश्मनी नहीं, स्कूल और चर्च के बीच चलती एक शांत जिंदगी। लेकिन 1968 की एक रात ने सब कुछ बदल दिया। जब 16 इयर्स की एनालिस ने पहली बार महसूस किया जैसे कोई इनविजिबल चीज़ उसके सीने पर बैठ गई हो, उसका शरीर फ्रीज हो गया हो और वो चीखना चाहे पर आवाज़ ना निकल पाए। उस रात के बाद उसके साथ ऐसे सीजर्स शुरू हुए जहां वो ज़मीन पर गिर जाती, आंखें पलट जाती और मुंह से अजीब आवाज़ें निकलती। डॉक्टर्स ने इसे एपिलेप्सी कहा और मेडिसिन शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, एनालिस का डर सीजर से ज़्यादा गहरा होता गया, क्योंकि अटैक्स के बीच भी वो कहने लगी कि उसे रात को कोई दिखता है, कोई जो उसे घूरता है, जो उसके बेड के पास रहता है, जो उसे ऐसी भयानक चीज़ें करने को मजबूर करता है। धीरे धीरे उसके अंदर से वो लड़की गायब होने लगी जो कभी क्लास में हंसकर बात करती थी। उसकी जगह एक ऐसी शक्ल लेने लगी जो होली ऑब्जेक्ट्स देखते ही गुस्से से भर जाती थी। बाइबल को छूने से ही उसके हाथ कांपने लगते। चर्च के अंदर जाते ही वो ज़मीन पर गिरकर चीखने लगती, जैसे उसे जला दिया जा रहा हो। उसने खाना ऑलमोस्ट छोड़ दिया और ऐसी चीज़ें खाने लगी जो इंसान सोच भी नहीं सकता। मिट्टी, कीड़े, मकड़ी, कभी कभी ऐसी चीज़ें खाती जो बिल्कुल सड़ चुकी हो। और ये सब करते वक्त उसकी आंखों में ना कोई शर्म होती और ना खुद की बॉडी पर कंट्रोल। रात के अंधेरे में वो घुटनों के बल बार बार झुककर प्रेयर करती रहती, इतनी बार कि उसके नीज फ्रैक्चर हो गए। पर वो रुकती नहीं थी, जैसे कोई फोर्स उसे रोकने नहीं दे रही हो। मेडिसिन्स फेल हो चुकी थी और डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे, क्योंकि मेडिकली कोई क्लियर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। 1973 में जब एक प्रीस्ट ने एनालिस को क्लोजली ऑब्जर्व किया, तो उसने नोटिस किया कि एनालिस वो चीज़ें जानती और रिएक्ट करती है जिनका उसे कोई नॉर्मल एक्सपोजर नहीं था, जैसे लैटिन प्रेयर्स पर उसका रिएक्शन या होली ऑब्जेक्ट्स पर उसका वायलेंट बिहेवियर। चर्च ने बहुत हेजिटेशन के बाद एक्सॉर्सिज्म की परमिशन दी, क्योंकि जर्मनी में एक्सॉर्सिज्म को लास्ट ऑप्शन माना जाता है। और फिर शुरू हुए वो सेशंस जिन्होंने इस केस को दुनिया भर में फेमस बना दिया। टोटल 67 एक्सॉर्सिज्म सेशन हुए जो ऑलमोस्ट 10 महीने तक चले और जिन सब की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। सेशंस के दौरान एनालिस की आवाज़ बदल जाती थी, कभी एक बुजुर्ग आदमी जैसी हैवी आवाज़, कभी एक क्रूल मेल वॉइस, कभी एक ऐसी ग्रोलिंग जो ह्यूमन थ्रोट से पॉसिबल नहीं लगती। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि वो खुद अपने अंदर मौजूद एंटिटीज़ के नाम बताती थी, लूसीफर, जुदास, नेरो, काइन, हिटलर और एक फॉलन प्रीस्ट। हर एंटिटी अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी के साथ बात करती थी, कभी हंसती थी, कभी भगवान को गाली देती थी, कभी खुद को एनालिस बताने से इनकार कर देती थी।
प्रीस्ट के मुताबिक उसकी बॉडी अननेचुरल एंगल्स पर मुड़ जाती थी और उसमें इतनी स्ट्रेंथ आ जाती कि ट्रेन आदमी भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। सेशंस के बीच बीच में एनालिस नॉर्मल हो जाती थी, शांत आवाज़ में बात करती, अपनी माँ से कहती कि उसे पता है वो मरने वाली है और ये सब भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। धीरे धीरे उसका शरीर और कमज़ोर होता गया, वो चल नहीं पाती थी, आँखों में जान नहीं रही थी। फिर 1976 में सिर्फ 26 साल की उम्र में एनालिस माइकल की डेथ हो गई। उसका वेट सिर्फ 30 kg रह गया था। ऑफिशियली कॉज ऑफ डेथ माल न्यूट्रिशन बताया गया। पेरेंट्स और प्रीस्ट पर क्रिमिनल केस चला और कोर्ट ने ये बोला कि पजेशन नहीं था ये, बल्कि मेडिकल नेग्लिजेंस था। इसी वजह से एनालिस की डेथ हुई। लेकिन जो चीज़ कोर्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो आज भी मौजूद है। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जहाँ एक लड़की एक ही वक्त में एक मल्टीपल आवाज़ों में बात कर रही है, ऐसी बातें कहती है जिनका उसे कोई नॉर्मल नॉलेज नहीं था, और ऐसी चीज़ों से रिएक्ट करती है जो सिर्फ बिलीफ से नहीं समझाया जा सकता। और इसीलिए एनालिस माइकल का केस आज भी सिर्फ एक मेडिकल या रिलीजियस केस नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल बन चुका है जो साइंस, फेथ और इंसानी समझ तीनों को आज तक अनकंफर्टेबल करता है। क्योंकि अगर ये सिर्फ बीमारी थी तो फिर इतना सब कुछ कैसे हुआ। एनालिस माइकल की मौत के बाद भी कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वहीं से असली शुरुआत होती है। क्योंकि जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स ने देखा कि उसके शरीर पर कोई एक तो नहीं बल्कि हंड्रेड्स ऑफ इंजरीज थी। ब्रोकन बोन्स, ब्रूज, वाइट मार्क्स, जैसे किसी और चीज़ के साथ उसका शरीर लड़ाई कर रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसके चेहरे पर डर से ज़्यादा एक्सेप्टेंस थी, जैसे वो हार कर नहीं बल्कि कुछ पूरा करके गई हो। उसकी डेथ के बाद एक्सॉर्सिज्म सेशन की जो टेप्स थी उन्हें एविडेंस के तौर पर कोर्ट में प्ले किया गया, और जो लोग कोर्ट रूम में बैठे थे उनमें से कई लोग रो पड़े। कई लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी आवाज़ें नहीं सुनी, आवाज़ें जो एक लड़की के गले से आ रही थी पर लड़की की लग ही नहीं रही थी। एक टेप में जब प्रीस्ट ने पूछा तुम कौन हो, तो जवाब आता है वो अब यहाँ नहीं है, और बैकग्राउंड में एक और आवाज़ हंसकर कहती है वो हमारी हो चुकी है। कोर्ट ने फिर भी ये माना कि ये मेंटल इलनेस का केस है और पेरेंट्स और प्रीस्ट को सस्पेंडेड सेंटेंस मिली। लेकिन लोकल गांव में आज भी कई लोग ये नहीं मानते। गांव के लोग कहते हैं कि एनालिस के कमरे में उसकी डेथ के बाद कई हफ्तों तक अजीब स्मेल आती रही, जैसे जली हुई चीज़ों की, और रात को उस घर के पास से गुजरते वक्त लोगों को आज भी लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एनालिस की कब्र पर आज भी लोग आते हैं, कुछ प्रेयर के लिए, कुछ सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए। कई लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि कब्र के पास खड़े होते ही उनके सर में प्रेशर फील होता है। ये कानों में हल्की सी विस्पर सुनाई देती है। इस केस पर बाद में कई मूवीज़ बनी, डॉक्यूमेंट्रीज आईं, लेकिन कोई भी चीज़ असली टेप्स जितनी डिस्टर्बिंग नहीं थी। क्योंकि मूवी में आप जानते हो कि एक्टर है, कैमरा है, स्क्रिप्ट है, लेकिन उन टेप्स में कोई एक्टिंग नहीं थी। सिर्फ एक लड़की थी जो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रही थी, और शायद ये ही इस कहानी का सबसे भयानक हिस्सा है। पोजेशन हो या ना हो, एनालिस माइकल सिस्टम के बीच में फंस गई थी। डॉक्टर साइंस देख रहे थे, प्रीस्ट फेथ देख रहे थे, और दोनों के बीच वो लड़की थी जो बस मदद चाह रही थी। आज भी जब कोई स्लीप पैरालिसिस, सीजर्स
या हेलोसिनेशंस की बात करता है तो एनालिस का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि जो चीज़ उसके साथ हुई वो सिर्फ एक लेवल से एक्सप्लेन नहीं होती। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि ये हमें एक अनकंफर्टेबल सच याद दिलाती है कि हर चीज़ का जवाब हमारे पास नहीं होता। और कभी कभी डर घोस्ट या डेमन से नहीं बल्कि उस चीज़ से आता है जो हम समझ नहीं पाते। एनालिस माइकल की डेथ के बाद जब सब कुछ लीगली क्लोज कर दिया गया, तब भी एक चीज़ थी जो क्लोज नहीं हुई, वो टेप्स। कोर्ट के बाद उन रिकॉर्डिंग्स को पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन जो प्रीस्ट, साइकोलॉजिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स उन्हें सुन चुके थे, उनमें से कई लोगों ने बाद में कन्फेस किया कि उन टेप्स ने उनकी नींद छीन ली थी। एक इन्वेस्टिगेटर ने लिखा था कि कुछ रिकॉर्डिंग्स सुनने के बाद उसे लगता था जैसे आवाज़ टेप से निकलकर रूम में फैल रही हो, जैसे सिर्फ स्पीकर से नहीं बल्कि दीवारों से आवाज़ आ रही हो। एक टेप में एनालिस रोती हुई आवाज़ में कहती है, प्लीज़ थोड़ा और पानी, और अगले ही सेकंड एक और आवाज़ बीच में घुसकर चिल्लाती है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये स्विच इतना सडन होता है कि बिना पॉज के दो बिल्कुल अलग पर्सनैलिटीज़ बोल रही होती हैं। साइकोलॉजिस्ट ने इसे डिसोशिएटिव आइडेंटिटी के एंगल से समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आइडेंटिटी सिर्फ बिहेवियर नहीं बदल रही, नॉलेज भी बदल रही है। एक सेशन में जब प्रीस्ट ने एक ऐसी बात कही जिसके बारे में रूम में मौजूद किसी को भी पता नहीं था, एनालिस ने बिना देखे ही चीख कर कहा, उसे यहाँ से हटाओ, जबकि वो चीज़ कपड़े में लिपटी हुई थी। उसके पेरेंट्स का गिल्ट भी अपने आप में एक अलग हॉरर था। कोर्ट के बाद उन्होंने कभी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम नहीं की। माँ रोज़ सुबह एनालिस के कमरे में जाकर उसके बेड के पास बैठती, जैसे वो अभी भी वहाँ हो। पड़ोसियों के मुताबिक रात को उस घर से कभी कभी प्रेयर्स की आवाज़ आती, जबकि उस वक्त घर में सिर्फ माँ होती। कोई प्रूव नहीं कर सका, लेकिन कई लोगों ने ये माना कि वो माँ आज भी अपनी बेटी से बात करती है। ईयर्स बाद जब एक रिसर्चर ने टेप का ऑडियो एनालिसिस किया तो एक और डिस्टर्बिंग डिटेल सामने आई। कुछ क्लिप्स में बैकग्राउंड फ्रीक्वेंसीज ऐसी थी जो नॉर्मल ह्यूमन स्पीच के साथ मैच नहीं करती, जैसे मल्टीपल वॉइसेस एक ही टाइम पर लेयर्ड हों, बिना एक दूसरे को कैंसिल किए। ये चीज़ एडिटिंग से पॉसिबल नहीं थी, लेकिन उन टेप्स के रॉ वर्जन में एडिटिंग के कोई साइन ही नहीं थे। मतलब या तो वो लड़की एक ही वक्त में अलग अलग पिच और टोन प्रोड्यूस कर रही थी, या फिर रूम में कुछ और भी था जो रिकॉर्ड हो रहा था। सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट ये है कि एक्सॉर्सिज्म के बीच एनालिस को कई बार ऑप्शन दिया गया, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने का, सेशंस बंद करने का, लेकिन कई विटनेसेस के मुताबिक वो खुद मना करती थी। वो कहती थी कि अगर वो ठीक हो गई तो बाकी लोग नहीं समझेंगे, जैसे वो अपनी सफरिंग को एक मैसेज समझ रही हो। मेंटल इलनेस के कॉन्टेक्स्ट में यह सेल्फ सेक्रीफाइस डिल्यूजन हो सकता है। और शायद इसी वजह से एनालिस माइकल का केस कभी सेटल नहीं होता। साइंस के पास डायग्नोसिस है, लेकिन आंसर्स नहीं। रिलीजन के पास एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन प्रूफ नहीं। और बीच में वो टेप्स हैं, कोल्ड, रॉ, बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के, जो आज भी जब सुनाई जाती है तो लोग उन्हें आधा सुनकर ही बंद कर देते हैं, क्योंकि वो आवाज़ सिर्फ कानों में नहीं जाती, सीधा दिमाग के अंदर बैठ जाती है। इस कहानी का सबसे डार्क थॉट ये है, अगर एनालिस एक ऐसे सिस्टम में होती जहाँ साइंस और फेथ एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं
बल्कि साथ काम करते तो शायद वो जिंदा होती या फिर शायद नहीं। एनिलिस माइकल के लास्ट कुछ हफ्तों के बारे में एक चीज़ कॉमन है, साइलेंस। एक्सॉर्सन सेशन कम हो चुके थे, टेप्स भी कम रिकॉर्ड हो रही थी और घर के अंदर का माहौल ऐसा हो गया था जैसे सब लोग इंतज़ार कर रहे हों, पर किसी को नहीं पता था किस चीज़ का। एनिलिस बोलती कम थी, ज़्यादातर बस एक जगह देखती रहती थी। कभी कभी बिना वजह मुस्कुराती थी, जैसे किसी ने उसे कुछ सीक्रेट बता दिया हो। उसकी माँ बाद में कोर्ट में बताती है कि एक रात एनिलिस ने अचानक उसका हाथ पकड़कर कहा, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। जब माँ ने पूछा किस चीज़ का, तो एनिलिस ने सिर्फ इतना कहा, सब खत्म होने का। इस मोमेंट को डॉक्टर्स डिप्रेसिव रेजिग्नेशन कहते हैं, जब पेशेंट मेंटली गिव अप कर देता है। लेकिन जो लोग उस रूम में थे उनके लिए नॉर्मल गिव अप नहीं था। लगता था जैसे वो किसी डिसीजन पर पहुंच चुकी हो, जैसे कोई और उसकी जगह टाइमलाइन दे रहा हो। डेथ के कुछ दिन पहले एक लास्ट सेशन हुआ। इस सेशन का ऑडियो सबसे कम सुनाया जाता है। इसमें ज़्यादा स्क्रीमिंग नहीं है, ज़्यादा ग्रोलिंग नहीं है, सिर्फ एक थकी हुई आवाज़ है जो बार बार कहती है, बस अब ठीक है। और फिर एक आवाज़, बहुत धीमी, बहुत ज़्यादा धीमी, उसने सीख लिया। ये उसने कौन था, एनिलिस या कोई और? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब वो मरी, कमरे में कोई ड्रामेटिक सीन नहीं था, ना कोई लास्ट स्क्रीम, ना वायलेंट एपिसोड। वो बस लेटी हुई थी, आंखें आधी खुली, जैसे नींद आ गई हो, जैसे फाइट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी हो। और फिर शुरू होता है आफ्टर इफेक्ट। एक्सॉर्सिज्म में इन्वॉल्व एक प्रीस्ट ने बाद में प्रीस्टहुड छोड़ दी। रीज़न ऑफिशियली बर्नआउट बताया गया, लेकिन क्लोज लोग कहते हैं कि वो कहता था, मैं दोबारा कभी किसी के लिए दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किससे बात कर रहा हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट जो इस केस में थीसिस लिख रहा था, उसने फाइल सबमिट करने के बाद अपना टॉपिक चेंज कर दिया। उसने लिखा, इस केस में सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ सिम्टम्स नहीं थे, बल्कि ये था कि मैं उन्हें एक्सप्लेन करते करते खुद अनसर्टेन हो गया। और टेप्स, उनके बारे में एक अजीब पैटर्न नोटिस किया गया। जो लोग उन्हें बार बार सुनते थे, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि कुछ टाइम बाद उन्हें अपनी नॉर्मल आवाज़ भी अनफेमिलियर लगने लगती, जैसे दिमाग वॉइस को एक स्टेबल चीज़ नहीं मान रहा हो। एक साउंड इंजीनियर ने कहा था, उन टेप्स में प्रॉब्लम आवाज़ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आवाज़ का आइडिया ही हिल जाता है। और शायद ये ही एनिलिस माइकल का सबसे बड़ा हॉरर है। ना ये प्रूव हो पाया कि वो पजेस थी, ना ये फुली डिस्प्रूव हो पाया कि कुछ और भी हो रहा था। बस ये कंफर्म हुआ कि एक लड़की थी जिसने दर्द को हर सिस्टम ने अपने अपने लेंस से देखा, लेकिन किसी ने उस लेंस को उतार कर उस लड़की को पूरी तरह नहीं देखा। आज भी जब लोग उसकी ग्रेव पर जाते हैं, वहाँ कोई ड्रामेटिक पैरानॉर्मल इवेंट नहीं होता, ना शैडोज, ना फिगर्स, सिर्फ एक अजीब सा हैवीनेस होता है, जैसे वो जगह कुछ सवाल संभाल कर बैठी हो। और शायद इस कहानी का लास्ट सबसे डिस्टर्बिंग थॉट ये है, अगर एनिलिस से बीमार थी तो हमें उस फेथ के नाम पर मार दिया, और अगर वो पजेस थी तो हमने उसे साइंस के नाम पर अकेला छोड़ दिया। दोनों केसेस में गलती हमारी ही थी। इसलिए एनिलिस माइकल की कहानी घोस्ट स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है, और हर कोई उस मिरर में वही देखता है जिसे वो सबसे ज्यादा डराता है। आज की कहानी थी एनिलिस माइकल की,
और अगर आपको भी कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट पता है जिसको आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। हो सकता है मेरी अगली वीडियो में आपकी स्टोरी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।